हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन सभी वीडियो का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चल रहा है क्लास 8, जिसका हमारा जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, जिसे हम लोग सोशल साइंस भी कहते हैं। तो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने शुरू किया था इतिहास। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक क्या क्या देश में हुआ। इन सभी बातों पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से विचार विमर्श कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपने सारे के सारे पुराने वीडियो देख लिए होंगे। अगर आपने वीडियो पुराने देख लिए हैं तो आपको उत्तर देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अब करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आपके चैप्टर के पीछे, हर एक चैप्टर के पीछे कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब आइए उन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। जो लोग भी मेरे साथ बने हुए हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल के साथ बने हुए हैं, आप लोग भी हमारे साथ साथ उत्तर लिखने का प्रयास करें। और अगर आपको लगता है कि आपको उत्तर बहुत अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे उत्तर को नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा सुझाए गए उत्तर बिल्कुल यूनिक होते हैं। यूनिक मतलब जिसके मार्क्स आपको अच्छे मिल सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पहला प्रश्न है कि 1870 और 1880 और 1880 के दशक में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे? अगर लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे तो इसका साफ सुथरा मतलब है कि उस समय ब्रिटिश शासन ने कुछ ऐसी पॉलिसी जरूर लाई होगी जिससे लोगों को परेशानी होगी। तो कुल मिला के इस उत्तर में आपको लिखना क्या है? इसमें असंतोष का कारण लिखना है, और वो कारण हो सकता है ब्रिटिश नीतियों का, ब्रिटिश पॉलिसीज का। तो आइए चर्चा करते हैं उन नीतियों की। तो इसमें 3 नीतियों के बारे में आपसे बात करूंगा। तो पहली जो नीति है वो लाई गई थी 1878 में, जिसका नाम था, देखिए, आर्म एक्ट। जिसका नाम क्या था? आर्म्स एक्ट। इसमें कहा गया था कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता, यानी भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी रखी गई थी। क्योंकि आपको बताना दोस्तों कि 1857 में क्रांति हो गई थी। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो ब्रिटिश सरकार को काफ़ी सारा विद्रोह झेलना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे भारतीयों के पास हथियार आ गए थे। तो उन्होंने सोचा कि अब भारतीयों पर हथियार रखने पर पाबंदी लगाई जाए तो शायद हमें एक ऐसा बड़ा विद्रोह की जो कामना नहीं कर सकते, आगे वो नहीं हो सकता। हम लोग एक संभावना को ख़त्म कर देंगे कि लोग हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते। दूसरा जो कारण था असंतोष का, वो भी 1878 में ही लाया गया था, और उसका नाम था वर्नाकुलर एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं इसको। इसमें बोला गया कि अंग्रेजी न्यूज़पेपर के अलावा जितनी भी भाषाएं भारत में चलती है, लोकल लैंग्वेजेस, जो स्थानीय भाषाएं थी, उन दूसरी भाषाओं में जो भी न्यूज़पेपर छपता था, अखबार छपता था, अगर उस अखबार में कोई भी आपत्तिजनक शब्द या अंग्रेजों के खिलाफ आलोचनात्मक शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता, तो ऐसे प्रेस को तो वो बंद करेंगे। साथ ही साथ उस प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित व्यक्तियों की जो भी संपत्ति होगी सबको भी जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरह का एक कानून था। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने हमारे बोलने की आज़ादी, हमारी एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी छीन लिया था। शायद इसी वजह से अंग्रेजों से हमारे देश के लोग असंतुष्ट थे। तो दूसरा ये कारण क्या था? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तीसरी बात करते हैं, तीसरा क्या था? तो तीसरा जो पॉलिसीज था वो लाया गया था 1873 में, और ये पॉलिसीज था इल्बर्ट बिल। एक बिल लाया गया था, इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट विधेयक। लेकिन ये थोड़ा उल्टा है। इसमें क्या है? इस बिल को लाए थे अंग्रेज लोग 1883 में, लेकिन लाने से समस्या नहीं हुई, इसको वापस लेने से समस्या हो गई थी। तो ऐसा क्या खास था इस इल्बर्ट बिल में? इस इल्बर्ट विधेयक बिल में जो 1883 में लाया गया था, इसकी खासियत यह थी कि इसमें लिखा हुआ था
क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा हुआ था कि जो भी भारतीय न्यायाधीश हैं भारत में, जो भारतीय न्यायाधीश होता था, पहले क्या करता था, केवल भारतीयों के केस ही सुनता था या भारतीयों के केस की सुनवाई करता था। लेकिन इस एल्बर्ट विधेयक में लिखा गया था कि अब भारतीय जज को यह भी अधिकार दे दिया गया कि वह यूरोपियन और इंग्लैंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लिश जो है, ब्रिटिश और यूरोपियन जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनके ऊपर भी जो केस आएंगे उनकी सुनवाई भी भारतीय जज कर सकता था। तो इसको लेकर के भारतीय लोगों में काफ़ी अच्छा वो उनका रुझान काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छा उन्होंने अप्रिशिएट किया कि चलो ये काम तो उन्होंने अच्छा किया कि भारतीय जज को इंग्लिश पर जो है अंग्रेज़ों पर भी हुक्म चलाने का यानी केस चलाने का अधिकार दे दिया था। लेकिन कुछ ही समय बाद इस बिल को वापस ले लिया गया था। बस होना क्या था, इसको वापस लेने पर हो गया बवाल और बस यही हमारी असंतुष्टि का कारण था। तो 3 कारण मैंने आपको बता दिया। अगर आपने इन 3 कारणों को एक्सप्लेनेशन के साथ विस्तृत भाषा में लिख दिया तो आपका उत्तर बिल्कुल डेफिनेटली सही होने वाला है। तो आइए देखते हैं हमने जो इसका उत्तर लिखा है वो किस तरीके का लिखा है। हमारा जो उत्तर है उसमें सबसे पहले असंतुष्ट होने के कारणों की चर्चा जो की है हमने। पहला कारण है 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारतीयों से अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। अब कोई भी भारतीय, सेना को छोड़ दिया जाए तो कोई भी भारतीय भारत में हथियार नहीं रख सकता, चाहे सेफ्टी के पर्पज से, चाहे विद्रोह के पर्पज से, किसी भी पर्पज से नहीं रख सकता। दूसरा जो असंतोष का कारण था वो भी सन 1878 के था, जो कि मैंने लिस्ट में तीनों चीज़ बताई थी आपको। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इसके द्वारा सरकार ने अपनी आलोचना का अधिकार छीन लिया था। उनने बोला था कि आप हमारी आलोचना भी नहीं कर सकते। क्या दोस्तों आपको पता है आलोचना का मतलब क्या होता है? आलोचना का मतलब होता है दोस्तों बुराई करना। आप अंग्रेजों की बुराई भी नहीं कर सकते। आप बुरे काम कर सकते हैं और हम बुराई भी ना करें, ये तो भाई ये बात होगी भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब बुराई आप कर रहे हो, ठीक है, वो सब सही है, लेकिन हम लोग बोल भी नहीं सकते कि आप बुरे लोग हो या बुरा काम कर रहे हो। ये अधिकार तक हमसे छीन लिया था। अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती जो अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी शान और शौकत के खिलाफ, उनके खिलाफ आलोचनात्मक होती, तो ऐसे में सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त करती थी। तो ऐसा कुछ कानून लाया गया। अब ऐसा कोई भी कानून लाएगा तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा ना कि ये तो बहुत बुरा अत्याचार है। एक तो ऑलरेडी आप अत्याचार कर रहे हो और उस अत्याचार के खिलाफ हमें आवाज़ उठाने से भी रोक रहे हो, तो ये तो दोहरा अत्याचार है ना। तो इसलिए हमारे देश के लोगों के अंदर असंतुष्टि फैल गई, वो संतुष्ट नहीं थे इनसे। तीसरा जो कारण था असंतुष्टि का वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसका नाम है एल्बर्ट विधेयक। सन 1883 में सरकार ने एल्बर्ट विधेयक लागू करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। इस बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय नागरिकों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भारतीय जो जज साहब थे वो भी क्या कर सकते थे, अब अंग्रेजों या ब्रिटिश या यूरोपियन लोगों की भी सुनवाई कर सकते थे। ये बहुत अच्छा कानून था, लेकिन अंग्रेजों के विरोध की वजह से इस बिल को वापस ले लिया गया। बस वापस लेने की वजह से ही हम लोग खुश नहीं थे कि यार एक अच्छा कानून लाने का प्रयास, पहली बार कोई ऐसी चीज़ ब्रिटिश सरकार की जिसे हम लोग सराहनीय समझ रहे थे, लेकिन विरोध के चलते उसको कम कर दिया गया, जबकि बंद कर दिया गया, लागू ही नहीं किया। बस ये तीनों कारण थे असंतुष्टि के। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1870 से 1880 के बीच में ऐसा क्या हुआ इन दशकों में कि हम लोग असंतुष्ट हो गए थे। बात समझ में आई? 3, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 वो नीतियाँ थी जिसकी वजह से भारतीय लोग असंतुष्ट थे। नंबर 1 आर्म एक्ट 1878, दूसरा एक तो गया हमारा, दूसरा हो गया आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो प्रेस पर पाबंदी लगाता था 1878, तीसरा 1883 जो कि एल्बर्ट विधेयक था। तीनों आपको याद रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों में के पक्ष में बोल रही थी? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बम्बई में 72 लोगों की एक टीम थी जिन्होंने मिल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी एक मध्यमार्गी पार्टी थी। मतलब ये जो है अब कर क्या रही थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किन पक्षों में बोल रही थी? ये बोल रही थी कि भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए। तो इनके कुछ पॉइंट है जो इसके उत्तर में आने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, कांग्रेस उस समय सरकार और शासन में भारतीयों को और अधिक जगह दे जाने की आवाज़ उठा रही थी। उसका मानना यह था कि अभी हम लोग आज़ादी की मांग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो वायसराय की काउंसिल जो परिषद है ना, उसमें भारतीयों को, सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को भी मौका मिले, ऐसी वो आवाज़ उठा रहे थे।
और तभी उसी वजह से बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारतीयों को इंटर करना शुरू किया था, तो यही कारण था। दूसरी जो आवाज़ उन्होंने उठाई थी, शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक भाग थी। हमारे देश में नस्लवाद के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था। ये नस्लवाद क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो इस वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नस्लवाद मतलब क्या होता है। नस्लवाद मतलब होता है रंग भेद, कलर के आधार पर भेदभाव करना। भारतीयों को काला समझा जाता था जबकि अंग्रेज गोरे होते थे। तो ये एक नस्लभेद चलता था कि ज़्यादातर जो शासकीय विभाग होते थे अंग्रेजों के दौर में, उन सभी शासकीय विभागों में ज़्यादातर अधिकारी जो थे, वो जो आधिकारिक पद पर जो कब्जा था वो गोरे लोगों का था, यानी अंग्रेजों का था। लेकिन कांग्रेस का मानना ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी जो सरकार है उसके पदों पर अगर भारतीयों को रखा जाए तो भारतीयकरण जो है वो नस्लवाद के खिलाफ एक आंदोलन हो सकता है। तो वो चाहते थे कि अंग्रेज सरकार का भारतीयकरण हो, शासन व्यवस्था में भारतीयों को इन्वॉल्व किया जाए। क्योंकि उस समय तक क्या हो रहा था, अधिकांश महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे लोग काबिज थे। काबिज का मतलब होता है पदस्थ थे। बात समझ में आ गई? बस यही कारण था कि कांग्रेस बार बार आवाज़ उठा रही थी। और इसके अलावा कांग्रेस क्या करी थी, कांग्रेस कभी भी शुरुआती जो दौर में कांग्रेस ने कभी भी ऐसे विरोध नहीं किया कि हम विरोध कर रहे हैं क्या। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने काम किया था। वो अखबारों में छापते, पत्र पत्रिकाएँ लिखते, ये भी वो काम काफ़ी करते थे। उन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की भी बात की। तो कांग्रेस ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की मांग भी की थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसका जो आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर अगर आप पढ़ोगे आज, अनुच्छेद नंबर 50 पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में, ये लाइन है ना, ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, ये बात उसमें लिखी गई है। तो ये जो कांग्रेस मांग कर रही थी, ये अंग्रेजों ने उस समय तो नहीं इसको अलाउ किया था, लेकिन बाद में इसे हमने आर्टिकल नंबर 50 में दिया गया। तो वो अब ये है क्या एक्चुअल में, इसको समझने की जरूरत है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया जाए। देखिए न्यायपालिका आप समझते हैं, न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, जितने भी कोर्ट होते हैं ना, मतलब अदालतें, इनको हम लोग न्यायपालिका बोलते हैं। कार्यपालिका मतलब क्या होता है? कार्यपालिका मतलब जो काम करवाता है, यानी जो कानूनों को लागू करता है। जैसे हमारा राष्ट्रपति हो गए, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, जितने भी IAS ऑफिसर जो होते हैं, ये सब जो अखिल भारतीय सेवाओं के लोग होते हैं, ये भी इसमें शामिल होते हैं। तो इनमें ऐसा कहा गया है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि भाई ये जो कर्मचारी अधिकारी लोग हैं यही न्याय देना शुरू कर दे। तो न्यायपालिका को इनके हस्तक्षेप से भी अलग रखना पड़ेगा, और यही लोग न्याय करना शुरू करें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों को सेपरेट किया गया था, ये करने की मांग की गई थी। और एक और इन्होंने क्या बोला था कि आर्म एक्ट को निरस्त किया जाए। आर्म एक्ट जो था ना, जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की आज़ादी नहीं थी, अनुमति नहीं थी, इसको निरस्त किया जाए। और ये भी बोला था कि अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता लोगों को दिए जानी चाहिए, यानी ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ भी थे। इन्होंने बोला कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ को लाकर के आप प्रेस की आज़ादी छीन रहे, जबकि हमें तो मिलना चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको मिलना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस इस तरीके के हथकंडे क्यों अपनाती थी? कांग्रेस चाहती तो लोगों को इकट्ठा करके हमला भी तो कर सकती थी ना सरकार पर। तो कांग्रेस कभी भी इस बातों पर विश्वास नहीं रखती थी कि हिंसा ही एक रास्ता है। कांग्रेस का मानना था, वो सोचती थी कि अंग्रेज लोग जो है काफ़ी पढ़े लिखे समझदार हैं, और वो अधिकारों को और न्याय को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और अधिकार तथा न्याय दोनों की सम्मान भी करते हैं। इसी वजह से कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी लिबरल थी, मतलब उदारवादी इनकी नीतियाँ हुआ करती थी। तो ये 4 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, 4 पॉइंट को लिख भी सकते हैं। मैं एक बार फिर से खोल देता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपना उत्तर को बिल्कुल सही कर सकते हैं। ये 2 उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, जिसका नाम है प्रश्न क्रमांक 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े? जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, आपको पता है भारत अभी तक दुनिया में 2 बार विश्व युद्ध हुए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध, जिसको हम लोग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बोलते हैं, ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। और वर्ल्ड वॉर जो सेकंड है आपका, ये लड़ा गया था 1939 से 1945 तक। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बेसिक जानकारी है दोस्तों। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन हालांकि उसका उत्तर भी मैं आपको अभी बताऊंगा।
देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि विश्व युद्ध क्या होता है, विश्व युद्ध किसे कहते हैं? क्या भारत और पाकिस्तान दो देश लड़ेंगे तो क्या उसको विश्व युद्ध बोलेंगे? अगर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को विश्व युद्ध नहीं कहेंगे तो फिर किसे विश्व युद्ध कहेंगे? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि विश्व युद्ध किसे कहा जाता है। देखिए, आप अपने आंसर प्रेषित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि विश्व युद्ध का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी वॉर में दो पक्षों के लोग लड़ाई करते हैं और वो दो पक्ष जो दो आपस में लड़ाई होती है, उसमें एक तो एक से ज़्यादा देश शामिल होने चाहिए एक एक तरफ, प्लस दूसरा ये कि एक से ज़्यादा महाद्वीपों के लोग, यानी एक से ज़्यादा महाद्वीपों के देश अगर किसी युद्ध में कहीं पर भी लड़ रहे हो तो उस वॉर को हम लोग विश्व युद्ध कहे जाते हैं। इसलिए 2 बार विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें अलग अलग महाद्वीपों के देशों ने भी हिस्सा लिया था। यहाँ तक कि भारत ने भी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों में शिरकत की थी, दोनों में ही लड़ाई की थी, हमारे सैनिक दोनों में गए थे। तो इसी वजह से हमें अंग्रेज़ों के लिए लड़ने जाना पड़ा था। और प्रथम विश्व युद्ध से भारत पर क्या आर्थिक असर पड़े? तो देखिए, आर्थिक असर तो पड़े। क्यों? क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो आपको पता है ना युद्ध में खर्चा कितना होता है। जब युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज़ों का खर्चा, जो रक्षा व्यय था, वो अचानक से बढ़ गया। अब अंग्रेज़ों को वो खर्चा निकालना कहाँ से था? तो अंग्रेज चाहते थे कि हम जेब से नहीं दे, ये सारा का सारा खर्च भारतीयों पर टैक्स लगा के निकाला जाएगा। तो उनने किसानों पर टैक्स लगा दिया, उनने व्यापारियों के मुनाफे पर टैक्स लगा दिया। तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो कर था ना, टैक्स राजस्व वसूली कर करके निभाया। प्लस ये था कि इस दौरान चीज़ों की काफ़ी मांग बढ़ गई थी, तो महंगाई भी बढ़ी होगी उस समय। उसी के साथ साथ भारतीय उद्योग जो है वो काफ़ी हद तक उभर कर सामने आए। ये एक फ़ायदा हुआ कि भारतीय उद्योग काफ़ी उभर कर सामने आए। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मैंने इसके प्रीवियस चैप्टर में भी आपको बताया था कि अचानक से प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसके दौरान क्या हुआ। इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जूते कौन बनाता है, ऐसा कुछ टॉपिक इसमें रखा गया था। उसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं कि भाई उस समय क्या हुआ था। जो चमड़ा के कामगार, जो कामकाजी लोग होते थे उस समय, जो जूते बनाते थे, उनका अचानक से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जूतों की डिमांड आ गई थी। जूतों की डिमांड आने की वजह से क्या हुआ कि एकदम से जूतों में प्राइस राइज होने लगी। तो बहुत सारे भारतीय लोग जो चमड़ा का काम करते थे, उस समय ये ट्रेंड भी था कि खास हर एक व्यक्ति चमड़े का काम नहीं करता था, कुछ विशेष समुदायों को काम सौंपा गया था। तो उनको काफ़ी फ़ायदा उस समय प्रथम विश्व युद्ध से हुआ। तो ये वाकया हमने चैप्टर के दौरान भी पढ़ा है। आइए समझते हैं भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े होंगे। तो भारत पर जो आर्थिक प्रभाव पड़े उसमें सबसे पहला था कि इस युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार के व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई। व्यय बढ़ गया, एक्सपेंडिचर, खर्चा बढ़ गया। और इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक आय लाभ पर कर बढ़ा दिया। तो जो लोग निजी इनकम कर रहे थे, कुछ बिजनेस कर रहे थे, व्यावसायिक इनकम, ट्रेड कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उन सब पर जो मुनाफा उनको मिल रहा था उस पर कर बढ़ा दिया कि अब आप अपने मुनाफे में से इतना % हमको देंगे। तो काफ़ी हद तक व्यापारी वर्ग जो है वो अंग्रेजों से नाराज हो गया था। दूसरा जो है पॉइंट है, दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो है सैनिक व्यय में बढ़ोतरी हुई और युद्ध सामग्री की आपूर्ति के कारण जरूरी चीज़ों की कीमतें में भारी उछाल आ गया और आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया। अब जो ज़रूरत की चीज़ें थी, रोटी कपड़ा और जो चीज़ें खाने पीने की चीज़ें सब कुछ होती थी, ये सब चीज़ें अचानक से महंगी हो गई। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गई उस समय। और इसी वजह से भारतीय लोग जो इंडिया में रह रहे थे, उन लोगों का जीवन, जो आम आदमी का जीवन, वो बड़ा मुश्किल में हो गया था, क्योंकि सरकार उनका भी छीन कर वहाँ ले जा रही थी जहाँ पर लड़ाई हो रही थी। तो ऐसे में प्रथम विश्व युद्ध से भारत का काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ, लोगों को बड़ी परेशानी हुई। इस युद्ध के ने औद्योगिकरण, वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, रेल की पटरियाँ आदि की मांग बढ़ा दी। इन दिनों अन्य देशों में भारत में आने वाले आयात में कमी की गई थी। तो कमी भी आई थी, भारत में जो आयात आ रहा था चीज़ें बाहर से, उसमें कमी आ गई थी, जिस कारण से भारतीय उद्योगों का विस्तार भी हुआ। देखिए, एक चीज़ ये कब होगी, हम लोग एकदम से डिपेंडेंसी कम होगी भारत के माल पर, तो भारत में ही उद्योगों का विकास होना शुरू हो गया था। तो इस कारण से भारत में उद्योगों का विकास हुआ। तो हम लोग प्रभाव की बात करें तो प्रभाव जरूरी नहीं कि सारे के सारे नेगेटिव पड़े हों। ये एक सकारात्मक प्रभाव भी था कि भारतीय उद्योग काफ़ी विस्तृत हो गया था उसकी वजह से। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोलता है? प्रश्न क्रमांक 4 बात करता है कि 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी। 1940 में मुस्लिम लीग ने आखिर ऐसा क्या कहा था? 1940 में मुस्लिम लीग अपने मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों के लिए एक सेपरेट, यानी एक पृथक राष्ट्र की मांग कर रहा था। ये जो पाकिस्तान है ना, इसकी मांग उठने लगी थी उस समय। तो 1940 में मुस्लिम लीग की मांग थी कि मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में देश के उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भागों में
मुस्लिम के लिए स्वतंत्र राज्य की घोषणा की व्यवस्था की जाए। मतलब उत्तर पूर्व पश्चिमी मतलब समझते हो, ये आज का पाकिस्तान, और पूर्वी भाग मतलब बांग्लादेश वाला रीजन, यहाँ पर मुस्लिमों के लिए अलग से स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का उस समय जिक्र भी नहीं था कि पाकिस्तान शब्द या कि पाकिस्तान क्या होगा, ये जिक्र तो उस प्रस्ताव में नहीं था। लेकिन उसमें जो जिक्र था वो क्या था कि जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, जिसमें उत्तर पश्चिम भाग जो आज का पाकिस्तान है, बलूचिस्तान सिंध प्रांत वाला एरिया, और जो आज का बांग्लादेश वाला जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पश्चिम बंगाल के पूर्व वाला पूर्वी बंगाल, यहाँ पर भी उन्होंने बोला कि यहाँ पर भी आप हमें यहाँ पर एक राज्य दो। तो दो राज्यों की मांग कर रहे थे, स्वतंत्र राज्यों की। इसको एक ही नाम बाद में दिया गया कि पाकिस्तान, लेकिन शुरुआत में उन्होंने ये मांग की थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुस्लिम लीग की आखिरकार मांग क्या थी 1940 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? देखिए, अपने चैप्टर को पहले आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। आपको मैं बता दूं हमारा जो पैटर्न है उसको कैसे आपको करना है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कन्फ्यूज़न भी हो जाए। आप जब YouTube या वेबसाइट से हमारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको सीक्वेंस में मिलेंगे वैसे तो वीडियो। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो उठा के देखने हैं, जिसमें हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को कवर किया। फिर एक वन शॉट रिविजन भी आपको मिलेगा, जिसमें पूरे चैप्टर को हमने कवर किया है। उसके बाद उस वन शॉट रिविजन के बाद आपको NCERT सॉल्यूशन मिलेगा, जो ये है। इसके बाद आपको MCQ मिलेगा। MCQ मतलब अगर आप नहीं समझते तो मैं आपको बता दूं कि बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें एक क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शन होते हैं और टिक मार्क करना होता है, वो वाले क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर डाल के रखे हुए हैं। और उसके आखिरी में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट पेपर, जो आपकी परीक्षा में कई बार होता है ना, टेस्ट लिया जाता है स्कूल में, उससे संबंधित प्रश्न हमने वहाँ पर डाल दिए थे। चलो बात करते हैं, वापस से इस पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करते हैं। मध्य मार्गी कौन थे और वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? मध्य मार्गी कौन थे? कांग्रेस जब बनी थी ना 1885 में, तो शुरुआती लोग जो थे 1885 में, जो शुरुआती, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, चाहे वो WC बनर्जी हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, है ना, तो ये जो लोग शुरुआत में थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ये शुरुआत में जो लोग थे, इनका जो मानना था वो मध्यम मार्गी थे। मध्य मार्गी का मतलब था ये विरोध प्रदर्शन नहीं करते थे कभी भी, ऐसा इनका सीधा विरोध करना या हिंसात्मक कार्रवाई करना इनका मोटिव नहीं था। ये बहुत तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों से निवेदन की राजनीति अपनाते थे, क्योंकि इनका मानना था कि अंग्रेज कहीं ना कहीं, बहुत जागरूक लोग तो थे ही, अंग्रेज कहीं ना कहीं जस्टिस यानी न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। और इसी वजह से न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों विश्वास रखने की वजह से ही ये तो कंफर्म था कि अंग्रेज हमारी बात सुन सकते थे। तो मध्यम मार्गी का मतलब होता है कांग्रेस के प्रारंभिक नेता, जिसमें कौन कौन थे, वो मध्य मार्गिक थे। इन नेताओं में प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ज़रूरी नहीं है कि हम जो नाम बता रहे वही लिखे, अगर आपको 72 लोग थे शुरुआती, वो उसमें से जो भी नाम आपको बता, लेकिन फेमस नाम तो यही थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना दोस्तों, कांग्रेस की पहली जो बैठक हुई थी, पहली जो अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष ही थे व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब, तो उनका नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इनकी संघर्ष करने के तरीके की बात करें तो संघर्ष कैसे ये लोग करते थे? ये संघर्ष करते थे, इन नेताओं को विश्वास था कि अंग्रेज पढ़े लिखे सभ्य हैं, वे भारतीयों के दुख दर्द को समझेंगे और उन्हें दूर भी करेंगे। सबसे पहले तो उनका विश्वास अंग्रेजों में था। शायद यही कारण था कि वो अंग्रेजों में ज़्यादा विश्वास रखते थे। इसी वजह से 1907 में कांग्रेस का भी 2 बंटवारा हो गया, गरम दल और नरम दल। ये तो 2 डेफिनेटली आप लोगों ने सुना ही होगा। तो देखो क्या हुआ, इन नेताओं को विश्वास था कि अंग्रेज पढ़े लिखे और सभ्य हैं और वे भारतीय लोगों के दुख दर्द को समझेंगे और उसको दूर भी करेंगे। ये इन नेताओं का मानना था, जो कि बहुत ही गलत, सही मानना नहीं था इनका, क्योंकि ऐसा नहीं करते थे अंग्रेज बिल्कुल भी। कुछ हद तक तो थे, लेकिन कुछ हद तक नहीं भी थे। ये नेता प्रार्थना पत्र के द्वारा, अपीलों के द्वारा, याचिकाओं के द्वारा अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने और मनवाने में विश्वास रखते थे। वो बोलते थे कि हमें हिंसा नहीं करनी, जबकि अंग्रेजों से जो भी बात करना है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, याचिका लगा करके, क्योंकि वो हम उनका राज है, सुप्रीम तो अंग्रेज ही हैं, हम उनको हटा नहीं सकते। तो क्या हुआ, हम लोग विरोध करने का दूसरा तरीका ईजाद कर सकते, शांतिपूर्ण तरीका। ये सरकार क्या करती, ये नेता जो क्या करते, सरकार जो थी, अंग्रेज सरकार के अत्याचारों और गलत नीतियों और दुष्प्रभाव जो होते थे, उनके काम के जो दुष्प्रभाव होते थे,
उनको जनता को अवगत कराना चाहते थे। वो क्या करते थे, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, अखबारों में छाप छाप करके लोगों तक वो बात पहुंचाते हैं कि जो अंग्रेज सरकार आज आपके पास सामने है वो किस तरह का काम करती है, वो आपका शोषण कैसे करती है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें समझा, वो अवगत कराते थे किसको, लोगों को, जनता तक ये बात पहुंचाते थे। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, कांग्रेस में आमूल परिवर्तन की राजनीति मध्यमार्गी की राजनीति से किस तरह भिन्न थी। ये आमूल परिवर्तनवादी क्या थे, सबसे पहले तो ये शब्द को समझो, आमूल परिवर्तनवादी। ये आमूल परिवर्तनवादी कौन थे। आमूल परिवर्तन मतलब क्या होता है कि जो गहरा परिवर्तन लाना चाहते थे। कांग्रेस में कुछ लोग थे जिन्हें खासकर बाल, पाल और लाल के नाम से जानते थे। कांग्रेस में खास लोग थे तीन जिन्हें बाल, पाल और लाल के नाम से जानते थे। दैट इज बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो इनको खासकर इन तीन नामों से जानते थे। तो ये आमूल परिवर्तनवादी जो थे ना, ये गरम दल के नेता थे। गरम दल या इनको एक और नाम बोलते थे गरम पंथी, और बाकी दूसरे थे नरम पंथी। तो अब देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ो, हमने इसका मतलब तो निकाल लिया। कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्य मार्गी की राजनीति से किस प्रकार भिन्न थी। मतलब ये जो मध्य मार्गी, ये कौन है, ये नरम पंथी है, और दूसरे कौन है, गरम पंथी हैं। तो नरम पंथियों की राजनीति गरम पंथियों से किस प्रकार भिन्न थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या था कि गरम पंथी के वाले जो लोग थे वो नरम पंथी के विचारों से सहमत नहीं थे। अब नरम पंथी का मतलब है जो नरमी से पेश आता है। वो अंग्रेजों में विश्वास रखते थे कि अंग्रेज जो है बहुत सभ्य हैं और हमारी बात सुन लेंगे। उनसे निवेदन करते थे, पत्र पत्रिकाएं लिखते थे, लेटर लिखते थे। लेकिन गरम पंथी इन चीज़ों की आलोचना करते। वो बोलते थे कि अंग्रेज ऐसे मानने वाले नहीं है, उनसे अधिकार छीनने पड़ेंगे और ये निवेदन की राजनीति कहीं चलेगी। इसलिए वो दोनों में अलगाव हो गया था और 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ये ध्यान रखना आप, कांग्रेस का विभाजन सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये विभाजन कब हुआ था, ये हुआ था विभाजन आपका 1907 में, कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था, 1907 में, जब गरम दल और नरम दल वैचारिक मतभेद होने की वजह से दोनों अलग अलग हो गए थे। तो आपको एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यम मार्गी की राजनीति से अलग क्या थी। अब हम लोग कुछ पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि अलग ये क्यों थी। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ये कब हुआ था, और गरम दल नरम दल का जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब देखते हैं कि इसका उत्तर क्या हमने रखा है। इसके उत्तर की शुरुआत करते हैं। प्रश्न था कि भाई गरम दल नरम दल में क्या भिन्नताएं थी। तो अंतर क्या था, अंतर यह था कि जहां नरमपंथी संघर्ष में शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे, वहीं जबकि गरमपंथी उग्र और क्रांतिकारी तरीके अपनाना चाहते थे। जो बाल, पाल, लाल जो थे ना, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये तीन लोग थे। ये क्या चाहते थे, ये कोशिश कर रहे थे कि हम लोग क्या करें, क्रांतिकारी और उग्र तरीके का ये इस्तेमाल करना चाहते थे, जबकि नरमपंथी जो है वो शांतिपूर्ण तरीके का प्रयोग करना चाहते थे। ये पहला उनका पॉइंट था। दूसरा ये अंतर है कि नरमपंथी यह मानते थे कि सरकार उनकी न्याय संगत मांगों को मान लेगी। उनको ऐसा लगता था कि भाई सरकार उनकी न्याय संगत मांगों को मान लेंगी। लेकिन गरमपंथी सोचते थे कि बिना किसी दबाव के अंग्रेज उनकी मांग नहीं मानेंगे। उनका मानना था कि बिना दबाव के तो नहीं मानेंगे, जब तक दबाव क्रिएट करेंगे नहीं तब तक ये बात मानने वाले नहीं हैं। नरमपंथी प्रार्थनाओं, अपीलों और याचिकाओं में विश्वास रखते थे, जबकि गरमपंथी इन तरीकों के विरोधी थे। उनको ऐसे निवेदन की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। किन को नहीं था, गरमपंथी वाले को। निवेदन करना, हाथ जोड़ना, साहब 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 ऐसे बोलना, उनके पीछे पीछे घूमना, ये वो नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि देश हमारा है, दबाव हम बना सकते हैं, और अगर हमने दबाव बना लिया तो ये लोग हमारी बात मानना इनको मजबूरी हो जाएगी। तो ये अंतर था दोनों में, नरम दल और गरम दल में। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं कि चर्चा करें
कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह से रूप ग्रहण किया और लोग गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे। तो पहली बात तो लोग गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे। लोगों ने गांधी जी को इस असहयोग आंदोलन में एक मसीहा के रूप में देखा। ये बोला कि जो उनके सभी को दुख दूर कर सकता है एक मसीहा है महात्मा गांधी। ये लोग उनको ऐसा समझते थे, तो उनने इतना अच्छा काम भी किया था ना। तो असहयोग आंदोलन में ऐसा क्या हुआ था, तरह तरह की जगह, अलग अलग जगह पर अलग अलग काम हो रहे थे। जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक जगह है खेड़ा वाले जगह में कुछ किसान लोग हैं, पाटीदार किसान लोग जो थे, उन्होंने कर के विरोध में विद्रोह किया था। तो एक ये असहयोग आंदोलन का वाक्य मिलता है। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में लोगों ने शराब की दुकानों का घेराव कर लिया था, एक ये भी असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। वहीं गंटूर इलाका, जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, गंटूर वाला इलाका, वहां पर भी हमें जो हमारे वनों पर अधिकार थे वो अंग्रेजों ने कम कर दिए थे, बस उनके खिलाफ उनने वन सत्याग्रह चलाया था। ये भी एक असहयोग आंदोलन का ही एक रूप था। उसी के साथ इसी के साथ असहयोग आंदोलन में पंजाब में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी। पंजाब में क्या था कि जो अमृतसर गुरुद्वारों में जो महंत लोग थे पुराने, जिनका कब्जा था, इन्होंने अकाली आंदोलन चलाया था पंजाब के सरदार सिखों ने। तो सिख लोगों ने जो आंदोलन चलाया था उसमें उनको, वो महंतों को वहाँ से कब्जे हटाने के लिए किया गया था। तो ये भी असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ एक वाकया था। तो आइए समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने प्रतिक्रिया दर्ज की। जरा उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया। लगान के खिलाफ पाटीदार समाज के जो जितने भी किसान लोग थे उन्होंने अहिंसक आंदोलन किया। और दूसरा था तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतर भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी कर ली गई। शराब की दुकानों को घेर करके, क्योंकि शराब जो है वो समाज को नष्ट कर रही थी, ये सोच रखते हुए भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू किया। आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों का विरोध औपनिवेशिक सरकार के वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित करने के लिए था। क्या है ये है कि आंध्र प्रदेश का जो गंटूर जिले के जो आदिवासी लोग हैं, उन्होंने, गरीब किसानों ने वन सत्याग्रह चलाया ताकि जो अधिकार उन्होंने छीन लिए हैं आदिवासी से अंग्रेजों ने, उसको वापस लेना था। ये चंदन वंदन वाला इलाका भी यहीं पर आता है। तो इन लोगों के अधिकार तक छीन लिए थे औपनिवेशिक सरकार ने, जिसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। पंजाब में सिख के अकाली आंदोलन ने अपने गुरुद्वारों के भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए था। तो अकाली आंदोलन जो था वो भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए था। तो काफ़ी एक आंदोलन अच्छा पंजाब में भी देखा गया था। असम के जो चाय बागान के जो मजदूर थे, उनने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन चलाया था। असम के चाय बागान के जो मजदूर थे, उनको एक तो छुट्टी नहीं मिलती थी, घर जाने तक का समय नहीं देते थे वो लोग, और बहुत कम पैसों में काम कराया जाता था। ये इतना शोषण हो रहा था कि उन लोगों ने लगा कि असहयोग आंदोलन है, अब तो तनख्वाह मांगेंगे, बढ़ोतरी करवाएंगे। और बढ़ोतरी कराने के लिए उन्होंने इस आंदोलन चलाया, जो असहयोग आंदोलन का ही सब ना। लोग महात्मा गांधी को एक मसीहा की तरह और एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं। ये लोगों के मन में गांधी जी का एक इमेज बन गया था। गांधी जी के प्रति उनकी ये श्रद्धा थी लोगों की। और क्यों ना हो, क्योंकि महात्मा गांधी ने ऐसा करके दिखा दिया था कि वाकई में अहिंसा से दुनिया को जीता जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। गांधी जी के नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। भाई गांधी जी ने आखिर ऐसा क्यों किया कि भाई नमक कानून तोड़ा। ऐसा क्या कर दिया था अंग्रेजों ने कि उनको नमक कानून तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर नमक पर कोई कर्ज लगाएगा, कोई कर्ज का कर लगाएगा, नमक पर सरकार ने, देखिए एक तो क्या था, नमक की मोनोपोली सरकार के पास में थी, बनाते भी वही थे, बेचते भी वही थे। तो बनाने बेचने का दोनों कारोबार जो था वो अंग्रेजों के पास में था। अंग्रेजों ने मोनोपोली बना के रख दी थी, क्योंकि नमक कोई दूसरा नहीं बना सकता, ये उन्होंने नियम बना दिया था। अब जब दूसरा कोई बनाएगा नहीं, आप ही आप बनाओगे, तो मार्केट में आप चाहे जितने दाम में बेच सकते हो। और आपने टैक्स लगा करके उसको और महंगा कर दिया। गांधी जी और दूसरे राष्ट्रवादियों का मानना था कि भाई नमक पर कर लगाना तो पाप है, और क्योंकि ये हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ 1930 में दांडी मार्च किया। दांडी के तट पर साबरमती आश्रम से 240 मील चलकर अपने 78 साथियों के साथ मिलकर के बिखरे हुए नमक को हाथ में लेकर सार्वजनिक तौर पर बोला कि ये नमक कानून का उल्लंघन है। इस तरह भारत के अलग अलग इलाकों में जहां जहां नमक बनता था, वहां पर समुद्र तट पर जा करके लोगों ने दांडी मार्च किया और कहा कि एक
उन्होंने भी ये प्रदर्शन किया और उन्होंने भी नमक कानून को तोड़ा। भारत में कई जगह पर एक कानून तोड़ा गया था। इस तरह गांधी जी ने उनका विरोध करना शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उस समय दौर चल रहा था। तो गांधी जी के नमक तोड़ने के पीछे क्या रहस्य है, इसकी बात कर लेते हैं। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार हुआ करता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों के अनुसार नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। तो महात्मा गांधी भी यही मानते थे और अन्य जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो भी यही मानते थे कि भाई नमक पर अगर आप टैक्स लगाओगे तो वो तो पाप है। और क्यों? क्योंकि वो हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा है। 1930 में महात्मा गांधी और उनके समर्थक साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह थी दांडी का तट, वहां पर पैदल चलकर गए और तट पर बिखरा हुआ इकट्ठा नमक इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन कर दिया और बोला कि यह है नमक कानून का उल्लंघन और ये हमें नमक कानून का पालन नहीं करता जिसमें टैक्स लगाया गया हो। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़ दिया था। 1900 से नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 9 सबसे इंपॉर्टेंट है। 1937 से 47 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। ये पाकिस्तान का जन्म कहाँ से आना शुरू हो गया था? 1937 से 1947 के बीच आखिरकार हुआ क्या था? ये सब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का यहाँ पर खेल चल रहा था। 1937 में जब प्रांतों में चुनाव हुए, चुनाव में 11 राज्यों में से 6 राज्यों में जो है उनकी सरकार बनी थी। प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन हुआ यह कि उत्तर प्रदेश था आपका, जिसको संयुक्त प्रांत बोलते थे पहले, वहाँ पर मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को बोला कि भाई आप भी हमारे साथ मिलकर के क्या करें, आप भी हमारे साथ मिल जाइए और मिलकर के दोनों मिलकर सरकार चला दे, सरकार बना दे। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को मानने से मना कर दिया। उसने फैसला, उनने बोला कि नहीं, हम आपके साथ नहीं बनाएंगे सरकार। बस कहीं ना कहीं यही था कि मुस्लिम लीग को लगा कि यार ये यहाँ पर हम लोग कुछ भी कर ले, इस देश में कुछ भी कर ले, लेकिन हम लोग माइनॉरिटी लेकर रहेंगे, हमारी भूमिका बहुत छोटी रहेगी इस देश में, हम लोग कुछ बदलाव नहीं करा सकते और देश के राष्ट्रीय डिसीजन में हमारा कोई ज़्यादा रोल रहेगा नहीं। मुस्लिम लीग ने भाप लिया था उस चीज़ को, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस बात की मांग बार बार रखी कि भाई एक स्वतंत्र राष्ट्र दिया जाए हमें। कैबिनेट मिशन आया इंडिया में, कैबिनेट मिशन में भी उन्होंने काफ़ी मांग, उन्होंने कैबिनेट मिशन में भी कहा गया कि भाई आप भारत को जो है विभाजित मत करो। कैबिनेट मिशन वालों ने बोला था कि भारत को अविभाजित रखो और जो मुस्लिम वाले इलाके हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा स्वतंत्रता दे दो। लेकिन उस बात के लिए ना मुस्लिम लीग माने ना कांग्रेस माना, इस तरह दोनों माने नहीं और अंत में माउंटबेटन प्लान को चलते भारत के विभाजन हो गया और दंगे फसाद भी मचे, बहुत ज़्यादा नुकसान तो हुआ भारत का, लेकिन एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हो जाता है। तो यही सब वाकया है, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ लेते। इसका उत्तर आपको क्या लिखना है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि हमको कहाँ से शुरुआत करनी है। 1937 से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, क्योंकि 1937 में चुनाव हुए थे और चुनाव में मुस्लिम लीग को बहुत कम जो है सीटें मिली थी, लेकिन उसको लग रहा था कि भाई संयुक्त प्रांत में एक सरकार बन सकती है मिली जुली, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की थी। अच्छा, मुस्लिम लीग चाह रही थी तो अगर कांग्रेस चाहती तो थोड़ा सपोर्ट कर देती कि ठीक है बना सकते हैं। अगर वो मिली जुली सरकार बन जाती तो शायद पाकिस्तान जैसे देश का उदय शायद मुमकिन नहीं होता। तो मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया और दोनों के बीच एक गहरे मतभेद हो गए। मतभेद शुरू होना, जब मतभेद शुरू होता है तो अगर वो और ऐसे वाकया हो जाए ना एक के बाद, जब थोड़े से दरार पड़ जाती है ना दो लोगों के रिश्तों में और फिर घटनाओं पे घटनाएं होती जाती है तो वो दूरियां बढ़ती जाती हैं, मतभेद इतने गहरे हो जाते हैं कि शायद दोबारा से जुड़ाव कर पाना मुश्किल ही होता है। शायद यही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी हुआ था। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश में के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का एक प्रस्ताव पारित भी कर दिया। उन्हीं ने अपने मुस्लिम लीग की जो मीटिंग थी उनमें उन्होंने 1940 में ये प्रस्ताव पारित किया कि उत्तर पूर्वी यानी उत्तर पश्चिमी यानी आज का पाकिस्तान और पूर्वी यानी बांग्लादेश वाला, तो इनको क्या बोला कि ये एक स्वतंत्र राज्य होंगे, ऐसा प्रस्ताव उन्होंने पारित किया। 1946 के प्रांतीय चुनाव में लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर अत्यधिक सफलता मिली।
देखिए 1937 में चुनाव में लीग थोड़ा सा कमज़ोर रह गई थी, लेकिन 1946 में जब दोबारा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में मुस्लिम लीग ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और जहाँ जहाँ मुस्लिम वालों की आरक्षित सीटें थी वहाँ सारी कब्जा कर ली, तो काफ़ी अच्छी सफलता मिली। इससे लीग पाकिस्तान की मांग पर कायम रही। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान तो बनाएंगे, क्योंकि हमें लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट 1946 में मिल गया था। मार्च 1947 में कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए 16 अप्रैल 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाना शुरू किया। ये एक काम शुरू कर दिया उन्होंने। हुआ क्या, 1940 में देश में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन बोलता है कि भाई भारत को एक अविभाजित रूप में हम लोग स्वतंत्र करेंगे और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसको कांग्रेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्वायत्तता दे दे, स्वतंत्रता ज़्यादा दे दे। तो इस समय कांग्रेस ने भी मना कर दे कि नहीं देंगे और मुस्लिम लीग ने मना कर दे कि नहीं, हमें पब्लिक का पूरा सपोर्ट है, हम पाकिस्तान ही चाहेंगे। तो पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए उन्होंने 16 अप्रैल 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया कि हम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे और हमें पाकिस्तान चाहिए, मतलब चाहिए। 1946 में ये बात आ गई थी। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और मार्च 1947 तक हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई। मतलब सोचो कितने लंबे समय तक दंगे भड़कते रहे और इसके बाद विभाजन का परिणाम आया और एक नए देश का पाकिस्तान का जन्म हुआ। जैसे माउंटबेटन ने प्लान बनाया, तुरंत मुस्लिम लीग ने राजी हो गया कि ठीक है यही प्लान सही है, विभाजन कर दो। और जल्दबाजी में रेड क्लिफ के द्वारा एक लाइन खिंचाई गई विभाजन की रेखा, वो जल्दबाजी में खींची गई रेखा थी जिससे बहुत ही ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ और एक बहुत बुरे दौर से गुजरते हुए एक पाकिस्तान नाम के एक देश का उदय भी हो गया। इस प्रकार ये पूरा वाकया यहाँ पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हमने सभी 9 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है, पूरा कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो यूट्यूब पर अगर सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, हमारा वेबसाइट। पहली बात तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो हिंदी माध्यम के लिए जो हमारा चैनल है ये बहुत ही अच्छा चल रहा है और इसमें सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो डले हुए हैं। तो ये उन सभी लोगों के लिए हैं जो कहीं ना कहीं जिनको जो है कोचिंग करने में समस्या होती है, तो उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट चला के रखा हुआ है। हमारा ये जो है मोटिव उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जो भी लोग आप देख रहे हैं, आप अपने परिचित को, अपने दोस्तों को, भाइयों को, सबको सजेस्ट करें जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उसके लिए हमारा इंग्लिश मीडियम का मैग्नेट ब्रेन्स चैनल है ही। तो आप दोस्तों आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जहाँ पर हिंदी इंग्लिश आपको दोनों मिल जाएंगे। तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइए और जैसे वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट का नाम क्या है, magnetbrains.com। आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको करना है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा CBSE का कक्षा K-12 यानी इंग्लिश मीडियम का जो है। अगर आपके कोई फ्रेंड इंग्लिश मीडियम वाले हैं जिनको नहीं पता मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, तो आप उसको बता सकते हैं कि देखो इंग्लिश मीडियम के लिए सब कुछ चीज़ें डली हुई है। और आप हिंदी मीडियम पढ़ने वालों से निवेदन है कि आप उसके नीचे वाला ऑप्शन देखें, CBSE 7 to 12 हिंदी मीडियम। यहाँ पर आपको हिंदी माध्यम की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आपको करना क्या है, अपने क्लास सिलेक्ट करना है कौन सी। जैसे मान लो आप 8वीं क्लास में, तो 8वीं क्लास सिलेक्ट की और जैसे आपने 8वीं क्लास को सिलेक्ट किया, आपकी 8वीं कक्षा के सारे जो टीचर आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, वॉच नाउ ऑप्शन मिल रहा है हर एक टीचर के नीचे, देखो वॉच नाउ का ऑप्शन मिलेगा। वॉच नाउ पर करिए आप क्लिक और जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, वॉच ऑल वीडियोस ऑप्शन में आप ऐसे जाइएगा। यहाँ पर देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक के बाद एक सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएंगे। बस होना क्या है, आपके यहाँ पहले ही पार्ट में 7 लेक्चर है, बस लेक्चर पर क्लिक करो और आपका लेक्चर हो जाएगा शुरू। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसको आराम से पढ़िए, जितनी बार पढ़ना है उतनी बार पढ़िए। तो ये बहुत आसान तरीका है अपने नोट्स बनाने का और पढ़ने का। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुख्य शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। दोस्तों इसका माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों है, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।